फ्रेंड्स, अगर आज आप पहली बार हमारी स्टोरी को पढ़ रहे हैं तो इससे पहले के दोनों पार्ट ज़रूर पढ़ें। इसी से आपको इसके आगे की कहानी समझ में आएगी। और कहानी पसंद आ रही हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आप आने वाले न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं, सुनते हैं आगे की कहानी। सनम बिन फेरे हम तेरे। नन्ही क्लास में घुसी ही थी कि वॉचमैन ने पीछे से आकर आवाज़ लगा दी, नन्ही मैडम, आपको प्रिंसिपल साहब ने अपने केबिन में बुलाया है। नन्ही क्लास को रीडिंग का काम देकर प्रिंसिपल ऑफिस पहुंची तो वहां प्रिंसिपल के साथ एक बड़ी उम्र की संभ्रांत महिला को अपना इंतजार करते पाया। कुछ हैरान होते हुए उसने प्रिंसिपल से अंदर आने की इजाज़त मांगी। अरे नन्ही बेटा, आओ, इनसे मिलो। ये है मिसेस सुधा मल्होत्रा जी। आपकी क्लास में जो पाखी पढ़ती है ना, उसकी दादी हैं ये आज खास तौर पर आपसे मिलने आई हैं। प्रिंसिपल सर ने पूरी गर्मजोशी से नन्ही को अंदर बुलाया। कॉटन की साधारण सी कलफ लगी साड़ी में एक साधारण सी कदकाठी की लड़की ने जब अंदर प्रवेश किया तो सुधा जी की नज़रें भी उसके चेहरे से हट नहीं सकी। भले ही नंदिनी संगीता जैसी गोरी चिट्टी और स्लिम ट्रिम नहीं थी, पर एक अलग सी कशिश थी उसकी आंखों में, जो सुधा जी भी उससे नज़रें हटा नहीं पा रही थी। आत्मविश्वास से जब उसने सुधा जी के आगे सिर झुकाकर नमस्ते की तो सुधा जी को पाखी की पसंद पर नाज होने लगा। नमस्ते बेटा, मैं तुम्हें धन्यवाद करने चली आई थी। उस दिन जिस तरह से तुमने हमारी पाखी की देखभाल की। सुधा जी इसी बहाने से तो नन्ही से मिलने चली आई थी। ओह मैम, आप धन्यवाद मत कीजिए, ये तो मेरा फ़र्ज है। इस नाजुक उम्र में जब बच्चियां पहली बार इस प्रक्रिया से गुजरती हैं तो उन्हें ऐसी ही गाइडेंस और पैम्परिंग की ज़रूरत होती है। फिर घर पर आपने भी उसे काफ़ी सारी बातें समझा दी थी। अब वो पूरी तरह ठीक है। नन्ही को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसकी जगह कोई भी टीचर होती तो यही करती। उसने कुछ भी स्पेशल थोड़े ना किया था पाखी के लिए। थोड़ा बहुत बातें करके नन्ही अपनी क्लास लेने चली गई। सुधा जी मंद मंद मुस्कुराते प्रिंसिपल की ओर मुखातिब हुई। आप क्या देखकर मुस्कुरा रहे हैं कुकरेजा जी? मिसेज मल्होत्रा, आप यहाँ इतनी छोटी सी बात के लिए सिर्फ धन्यवाद करने तो नहीं आई हैं शायद। और जो मैं आपका मंतव्य समझ रहा हूँ तो यही कहूँगा कि वेरी गुड चॉइस। नन्ही बहुत होनहार और समझदार टीचर तो है ही, साथ में वो बहुत संस्कारी और सुलझी हुई लड़की भी है। आपके इस कदम से दो टूटे हुए दिल फिर से जुड़ जाएंगे और दोनों के ही परिवार पूरे हो जाएंगे। कुकरेजा जी के ये शब्द सुधा जी की आंखें खोलने के लिए काफ़ी रहते, अगर उन्होंने ध्यान से सुने होते। वो तो अभी भी नंदिनी के जाते हुए अक्स को निहार रही थी। कुकरेजा जी, आप मुझे नन्ही का एड्रेस दे दीजिए, आज उसके घर वालों से भी मिल लेती हूँ। लगे हाथ सुधा जी अति उत्साह में उठ खड़ी हुई। नन्ही के घर में उसके मम्मी पापा से मिलकर सुधा जी ने इस पुनर्विवाह का पहला पड़ाव पूरा कर ही दिया था। आशा जी और दीनानाथ जी को भी भला क्या तकलीफ हो सकती थी। भाग्य खुद चलकर नन्ही के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ था। वो भला कैसे किस्मत को ठुकरा देते। मज़े की बात ये रही थी कि 1 घंटे की इस मीटिंग में एक बार भी बच्चों का जिक्र नहीं हुआ। सुधा जी को उम्मीद थी कि उनके परिवार के बारे में तो शहर के लोग जानते ही हैं, और आशा जी को लगा जब बात सीधी शादी की है तो सुधा जी सब देख परख कर ही आगे बढ़ी होंगी। चलते चलते सुधा जी ने अपने आज की मीटिंग को नन्ही से छुपाने का आग्रह किया, क्योंकि वो चाहती थी कि पीटीएम में नन्ही रजनीश को देखकर असहज ना हो जाए। पीटीएम की शाम वाला प्लान एक बार कामयाब हो जाए फिर हम मिलकर आगे की बातें फाइनल कर लेंगे। पीटीएम वाले दिन शरान्या जोर शोर से नन्ही को तैयार कराने में लगी हुई थी। मम्मी, क्या हर बार आप ऐसे ही पहुंच जाते हो पीटीएम में? और टीचर्स को देखा है कितने जतन से सज संवर कर आती हैं सारी की सारी। आपसे ना काजल भी लगाया जा रहा है एक बार। नन्ही के लाख मना करने पर भी शरान्या काजल पेंसिल लेकर उसके सामने अड़ गई थी। शरान्या, क्या बचपना है ये? तुझे पता है ना, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मेकअप वगैरह करना मेरी आदत नहीं है। और ये साड़ी तो मैं बिल्कुल भी स्कूल पहनकर जाने वाली नहीं हूँ। ये मैंने स्पेशली तानी के जन्मदिन पर पहनने के लिए तैयार कर रखी है। नन्ही साड़ी वापस अलमीरा में रखते हुए बोली, तानी के जन्मदिन में अभी कई महीने हैं, क्यों बच्ची का दिल दुखा रही है? पहन लेना आज उसकी पसंद के कपड़े। आज पहली बार तो कोई डिमांड रखी है बेचारी ने, वरना तो हमेशा से तेरी आज्ञा का पालन ही करती आई है मेरी शरान्या। आशा जी भी शरान्या के साथ देती हुई बोली। फिर तो नंदिनी भी चुपचाप शरान्या के निर्देशन में तैयार होने लगी। बहुत सहमी सी रही है शरान्या बचपन से ही। उसने अपने बचपन से जो सहा है उसकी वजह से वो तो डिमांड करना जानती ही नहीं थी। सच कह रही है माँ, आज पहली बार शरान्या ने कुछ मांगा है मुझसे। अपनी बच्ची के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। मन ही मन शरान्या के बारे में सोचती नन्ही अच्छे से तैयार हो गई। आशा जी ने भी उसके कान के पीछे काजल का टीका लगाकर बलैयाँ ले ली।
और अपने सोने की चैन अलमारी से निकालकर उसके गले में डाल दी। भावुक होकर जब वो अपनी आँखों के कोने पहुँचने लगी तो नन्ही को कहना ही पड़ा, पता नहीं आप नानी देवती को आज हुआ क्या है, बहुत ही अजीब व्यवहार कर रहे हो दोनों के दोनों। उसकी बात पर सरान्या और आशा जी खिलखिलाने लगे और स्कूल जाती नन्ही को दीनानाथ जी ने भी भरपूर आशीर्वाद दिया। बहुत दुख झेले हैं मेरी बच्ची ने, भगवान अब उसके जीवन में उजाला कर दीजिए। बिस्तर में पड़े एक लाचार पिता की भगवान से यही अर्जी थी। उधर पाखी ने भी रजनीश को शर्ट की जगह थोड़ा सा कैजुअल लुक में तैयार होने के लिए मना लिया था। पोलो टी शर्ट, सेमी फॉर्मल पैंट्स और साथ में स्पोर्ट्स शूज़। कलाई पर भी हमेशा मेटल वॉच पहनने वाले रजनीश आज स्मार्ट वॉच पहनकर तैयार हुए। बाकी मुझे तैयार करके तुम खुद अभी तक नाइट सूट में घूम रही हो, अब स्कूल के लिए कोई उत्साह नहीं रहा तुम्हें? रजनीश ने नाश्ता करते हुए पूछा। वो पापा, हम थोड़ा लेट आवर्स में चलेंगे स्कूल, मैंने अपनी फ्रेंड से बात कर ली है, हम साथ में स्कूल पहुंचेंगे और फिर मस्ती करेंगे। पाखी भी नाश्ता खत्म करते हुए बोली। धीर बड़बड़ाया, नौटंकी। पाखी उससे झगड़ने लगी और रजनीश दोनों को उलझता हुआ छोड़कर फैक्ट्री चले गए। जब वो लोग स्कूल पहुंचे तो पीटीएम का टाइम लगभग ख़त्म हो चुका था। शरण्या ने तानी को स्कूल बस से घर भेज दिया था और खुद लाइब्रेरी से कुछ किताबें निकालने में लगी हुई थी। पाखी ने चहकते हुए क्लास में एंट्री ली और रजनीश को अपनी कॉपियाँ दिखाने लगी। वो जितनी चुलबुली थी, रजनीश उतना ही सब्र से उसकी हर बात ध्यान से सुन रहे थे और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए तारीफ भी कर रहे थे। नन्ही को रजनीश का व्यवहार बहुत पसंद आया। अमूमन तो पीटीएम में माँ ही ज़्यादा आती हैं बच्चों की, पर जितना सौम्य व्यवहार मिस्टर मल्होत्रा का है, अपनी बेटी के साथ काबिले तारीफ़ है। पिता कहाँ इतना जुड़ पाते हैं अपने बच्चों से। शायद माँ के ना होने से मिस्टर मल्होत्रा ज़्यादा जिम्मेदार बन गए हैं। यस यस यस, पाखी के ज़ोर ज़ोर से बोलने से नन्ही की तंद्रा टूटी। पाखी रजनीश के गले में बाहें डालकर झूल रही थी। उसके बेहतर परफॉर्मेंस के लिए बदले रजनीश उसे लंच पर लेकर जा रहे थे। वो लोग क्लास से निकलने ही वाले थे कि शरण्या नन्ही को बुलाने चली आई। मम्मा अब तो चलो, लगभग सारे टीचर्स क्लास से बाहर आ गए हैं। हाय पाखी। नमस्ते अंकल, तू इतना लेट आई है रिजल्ट देखने? शरण्या ने पाखी से अनजान बनकर पूछा। हाँ, वो पापा थोड़ा बिजी थे फैक्ट्री में। सुन, पापा मुझे अच्छे रिजल्ट की ट्रीट दे रहे हैं और मुझे लगता है कि तेरा बहुत सपोर्ट रहा है मेरी स्टडीज़ में, तो इसलिए तेरा साथ चलना तो बनता है। प्लीज़ जॉइन अस। पाखी ने भी अगला कदम बढ़ाया। शरण्या ने लाचार नज़रों से नन्ही को देखा। ओके, आई एम सॉरी मैम, आप भी हमें ज्वाइन करिए ना प्लीज़। मैं तो एकदम से भूल गई, आप शरण्या को छोड़कर घर कैसे जाओगी? प्लीज़ मैम, मना मत कीजिएगा। पापा प्लीज़ एक बार आप भी बोलिए ना मैम को। शरण्या, कम ऑन यार, बोलना मैम को। पाखी छोटे बच्चे की तरह मचलने लगी। या श्योर, प्लीज़ मैम आप भी ज्वाइन कीजिए। पाखी और शरण्या थोड़ा टाइम साथ में एंजॉय कर लेंगे। बहुत ही हिचकिचाते हुए रजनीश ने भी नन्ही को आमंत्रित कर दिया। नन्ही को ऐसे जाना बड़ा अजीब लग रहा था, पर सामने से 3 जोड़ी आंखों में एक जैसी रिक्वेस्ट को वो ठुकरा भी नहीं पा रही थी। रजनीश शरण्या और पाखी को लेकर अपनी गाड़ी से निकल गए। नन्ही ने थोड़ी देर में वहां पहुंचने का वायदा किया था। उसने स्कूल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी की और स्कूटी से रेस्टोरेंट के लिए निकल पड़ी। वो अब अपने बारे में बातें बनाने का एक भी मौका किसी को नहीं देना चाहती थी। अशफाक भाई के टाइम की गई अपनी गलतियों से उसने गहरा सबक लिया था। रेस्टोरेंट पहुंचकर उन लोगों को ढूंढना मुश्किल नहीं था। तीनों के हंसने की आवाज़ साफ सुनी जा सकती थी। नन्ही एक पल को टेबल से थोड़ा दूर ही ठिठक गई। कितना प्यारा नज़ारा था। शरण्या और पाखी दोनों रजनीश से पंजा लड़ा रही थी। दोनों मिलकर भी रजनीश को हरा नहीं पा रही थी और रजनीश उन्हें बार बार उकसा कर फिर से कोशिश करने को कह रहे थे। विशेष के बाद से शरण्या किसी भी पुरुष के संपर्क में नहीं आई। विशेष के साथ भी उसके संबंध इतने अच्छे नहीं थे। एक पिता का सानिध्य क्या होना चाहिए बेटी के लिए, विशेष उसे जताने में असफल रहे थे। अगर विशेष ने लड़के की चाह में अपनी बेटियों से बैर ना किया होता तो। अरे नन्ही जी, रजनीश की आवाज़ से नन्ही यथार्थ में लौटी। वो तब से अपने विचारों में उलझी खड़ी ही रह गई थी। नन्ही शरण्या और पाखी के बीच वाली खाली कुर्सी पर बैठ गई। चारों ने साथ में लंच ऑर्डर किया और साथ में बातें करते हुए लंच एंजॉय करने लगे। रजनीश की निगाहें बार बार नंदिनी की काजल लगी आंखों पर जाकर टिक जाती थीं और फिर वो खुद ही झेंप कर इधर उधर देखने लगते। खाना खत्म होते ही पाखी और शरण्या हाथ पकड़कर अंदर बने आइसक्रीम पार्लर में घुस गईं और वो दोनों वहाँ साथ में बैठे रह गए। पहले पहल तो समझ ही नहीं आया कि क्या बात करें। फिर रजनीश ने बातचीत शुरू की। थैंक गॉड, पाखी का मन लग गया है इस स्कूल में। उसे बोर्डिंग से वापस बुलाने में मैं बहुत डर रहा था। बहुत प्यारी और समझदार बच्ची है पाखी। उसकी लर्निंग स्किल्स बहुत शार्प है। आप देखिएगा वो फाइनल तक आते आते और अच्छा करने लगेगी।
नन्ही ने रजनीश से पाकी की तारीफ की। दोनों के बीच फिर से मौन पसर गया। थोड़ी देर बाद नन्ही की नज़र घड़ी पर चली गई। ये बच्चे कहाँ रह गए? अब काफ़ी लेट हो रहे हैं हम लोग। नन्ही के कहने के साथ ही रजनीश भी उठ गए। हाँ, मुझे भी फैक्ट्री पहुँचना है, मैं देख कर आता हूँ। रजनीश आइसक्रीम पार्लर की तरफ बढ़ गए। वापस आए तो उनके हाथ में आइसक्रीम के 2 कोन थे। ये कोकोनट फ्लेवर वाला आपका है। वे दोनों वहीं बैठकर आइसक्रीम खाने लगे थे। मैं उन्हें जल्दी ख़त्म करके आने के लिए बोल आया हूँ। रजनीश के हाथ से आइसक्रीम लेकर नन्ही ने खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद ही दोनों बाहर आ गए और सभी लोग अपने घर की तरफ बढ़ गए। बाकी घर पहुंचकर दादी को पूरा किस्सा सुनाने लगी। सुधा जी को बड़ा मज़ा आ रहा था उनके बारे में सब कुछ जानकर। दादी, आज तो मैम और भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। आज उन्होंने हल्का सा मेकअप भी किया था ना। वो उनकी समंदर सी गहरी आंखें काजल लगाने से और भी गहरी हो गई थी। मैंने शरण्या को बोला कि तुझे थोड़ी लिपस्टिक और लगानी चाहिए थी मैम को, पर वो बोली इतना तैयार कराने में तो नानी याद आ गई। मतलब नानी की भी मदद लगी। बाकी अपने ख्यालों में बोले जा रही थी। सुधाजी शरण्या का नाम सुनकर एकदम सतर्क हो गई। पर तुझे ज़रूरत क्या थी किसी और लड़की से हेल्प लेने की? मैंने तुझे बोला था ना कि जब तक मेरा प्लान कामयाब ना हो जाए तो किसी बाहर वाले से इस बारे में कोई जिक्र नहीं करेगी। सुधाजी घबरा रही थी। दादी रिलैक्स, शरण्या कोई बाहर वाली थोड़े ना है। वो तो नन्ही मैम की ही बेटी है और आपसे पहले हम दोनों ही उनकी शादी पक्की कर चुके हैं। बाकी को जरा भी इल्म नहीं था कि उसके इन शब्दों से दादी के दिल पर कितना बड़ा तीर चला दिया है। नन्ही एक लड़की की माँ है, एक नहीं दादी, 2। तानी भी तो है शरण्या की छोटी बहन। बाकी अपनी ही धुन में बोली जा रही थी। दादी के चेहरे का रंग उड़ गया। कहाँ तो मैं किसी कुंवारी कन्या का रिश्ता ढूंढ रही थी और कहाँ 2 बच्चों की माँ से उसकी शादी कराने चल दी। पर नन्ही को देखकर जरा भी नहीं लगता कि वो बाल बच्चे वाली है। अपने बच्चों के आगे वो मेरे बच्चों को तो कहाँ ही प्यार कर पाएगी। स्कूल में अच्छा टीचर होना अलग बात होती है और माँ की जिम्मेदारी निभाना अलग बात। मुझे टीपू को रोकना होगा। अगर उसने प्लान के मुताबिक इंतजाम कर दिया तो फिर नन्ही को रजनीश की ज़िंदगी से निकालना मुश्किल पड़ जाएगा। मेरा फ़ोन कहाँ है? टीपू, टीपू, इसका फ़ोन बिजी क्यों जा रहा है? हे भगवान, इतनी बड़ी गलती मैंने कैसे कर दी? मैं कौन सी धुन में थी जो नन्ही की पूरी जानकारी भी नहीं निकाली मैंने। टीपू फ़ोन उठा। टीपू, हेलो आंटी जी। पैरी पौना। टीपू खुशी से झूमते हुए फ़ोन पर बोला। टीपू, प्लान ड्रॉप हो गया है, काम रोक दे। सुधाजी घबराते हुए बोली। आंटी जी, तरकस से निकला तीर, बंदूक से निकली गोली और टीपू की जुबान से निकले काम कभी रुक नहीं सकते। टीपू फिल्मी स्टाइल में बोला। चुप करिए डायलॉगबाजी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। ये काम अभी के अभी रोकना होगा। सुधाजी के पसीने छूट रहे थे। सॉरी आंटी जी, पर काम तो पूरा हो चुका है, अब तो बस रिजल्ट आना बाकी है। टीपू कुछ शक पकाकर बोला। सुधाजी ने गुस्से में फ़ोन रख दिया और सिर पकड़कर सोफे में धंस गईं। अगले दिन का स्थानीय अखबार नन्ही के जीवन में भूचाल लाने के लिए काफ़ी था। क्या शहर के बड़े बिजनेसमैन मिस्टर रजनीश मल्होत्रा दोबारा शादी के लिए तैयार हैं? इस हेडलाइन के साथ रजनीश और नन्ही की रेस्टोरेंट वाली फ़ोटो छपी थी, काफ़ी सारी। नन्ही की तरफ कनखियों से निहारते हुए, साथ में हंसते हुए, एक साथ मुस्कुराते हुए और नन्ही को आइसक्रीम पकड़ाते हुए। बिल्कुल साधारण से क्षणों को भी इस एंगल से कैद किया गया था कि वो उनके स्पेशल मोमेंट्स लग रहे थे। पाखी और सराहना एक भी फ़ोटो में नहीं थी। इसका मतलब फ़ोटो उस समय लिए गए थे जब बच्चे आइसक्रीम पार्लर में चले गए थे। रजनीश सुबह अखबार देखते ही परेशान हो गए। सुधाजी ने चाय पकड़ाते हुए कारण पूछा तो रजनीश ने सिर खुजाते हुए अखबार माँ की तरफ घुमा दिया। अरे तुम इतने बड़े आदमी हो शहर के, ऐसी छोटी मोटी अफवाहों से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है बेटा? 1-2 दिन में लोग भूल जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। सुधाजी मामले को टालने की कोशिश में थी। माँ, मैं अपने आप को लेकर परेशान नहीं हूँ। वहाँ नन्ही मैम को क्या झेलना पड़ेगा? वो मेरे लिए बड़ा चिंता का विषय है। हद है इन प्रेस वालों से। किसी के साथ एक बार खाना खाने को भी गुनाह बना दिया, वो भी घर परिवार वाली है। उनको इसकी वजह से क्या फेस करना पड़ सकता है? इस खबरची ने एक बार भी सोचा? उनके हस्बैंड, उनका स्कूल, उनकी सोसाइटी, कोई भी आज उन पर उंगली उठा रहा होगा। मैं इस मामले को ऐसे नहीं जाने दूंगा। किसी मासूम की ज़िंदगी का सवाल है। मैं बात करता हूँ इस जनशक्ति के एडिटर से। रजनीश का गुस्सा देखकर सुधाजी अपनी खैर मनाने लगी। वो नन्ही के हस्बैंड नहीं हैं। वो मतलब सुधाजी रजनीश को शांत करने की भरसक कोशिश में थी। आपको उनके बारे में इतनी जानकारी कैसे है माँ? रजनीश के शक की सुई फौरन माँ की तरफ घूम गई। अरे तू तो मेरे पीछे ही पड़ गया।
बाकी की बेस्ट फ्रेंड है शरण्या। तो इतना तो जान ही गई हूँ मैं भी नन्ही के बारे में। 2 बेटियाँ हैं उसकी, बाप कॉलेज के मजरीज हैं और माँ घर संभालती हैं। मुझे तो खुद उस बेचारी की बहुत परवाह हो रही है। उस पर उंगली उठाना सभी के लिए सहज होगा। तुमसे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, मर्दों पर तो कोई उंगली उठाता नहीं है। झेलना तो बेचारी औरतों को ही पड़ता है। किस किस को जवाब देती फिरेगी बेचारी। सुधा जी अपने ललाट का पसीना पोंछते हुए बोले जा रही थीं। ये सारी लाइनें उन्होंने तैयार तो की थीं पहले, मगर अब बोलने का इरादा बिल्कुल नहीं था। लेकिन रजनीश का शक अपनी ओर आते देख वो बौखला गई और ना चाहते हुए भी नन्ही की पैरवी कर बैठी। उनकी सांसें ऊपर को चलने लगी थी। एक तरफ तो रजनीश को सच पता चल जाने की टेंशन, दूसरी तरफ नन्ही के बहू बन जाने की दहशत। उन्हें अपनी चाल कामयाब होते देखकर बहुत चिंता हो रही थी। माँ, आप इतनी टेंशन भी मत लो। देखो तो आपकी सांसें उखड़ने लगी हैं फिर से। आप अंदर जाकर इन्हेलर लो और आराम करो। मैं जो हो सकेगा वो करूँगा मामले को शांत करने के लिए। रजनीश माँ को कमरे में ले जाने लगा। तभी डोरबेल बजी। तपन को अंदर आते देख सुधा जी की सांसें और तेज चलने लगीं। उन्होंने तपन को चुप रहने का इशारा किया और इन्हेलर लेने अंदर चली गईं। रजनीश और तपन बहुत देर तक बातें करते रहे। सुधा जी ने सुनने की बहुत कोशिश की, मगर वो कुछ भी समझने में असमर्थ रहीं। तपन वहाँ से सीधा स्कूल गया। प्रिंसिपल कुकरेजा जी और नन्ही से मिलकर उसने अगले दिन की मीटिंग तय की और फिर शाम तक अपने घर पहुँच गया। आरती चाय लेकर आई तो तपन एकदम निढाल बैठा अपने फ़ोन में नन्ही और रजनीश के फ़ोटोज़ निहार रहा था। तपन, तुम्हें पता है ना कि तुम आज वाले तमाशे को रोक सकते थे। सुधा आंटी ने तुम्हें फ़ोन करके रोकना भी चाहा था, फिर इतना बड़ा एपिसोड क्रिएट करने की क्या ज़रूरत थी। आरती तपन का सिर सहलाते हुए बोली। आरती, मुझे नहीं पता कि लास्ट मिनट पर सुधा आंटी ने फ़ोटोज़ रोकने को क्यों बोला। पहले उन्होंने खुद पूरा प्लान तैयार किया और फिर लास्ट में ऐसा क्या हो गया जो वो प्लान ड्रॉप करना चाहती थी। मैं उनकी बात टालता भी नहीं आती। तुम्हें पता है कि आंटी जी की कही हर बात उनके टीपू के लिए पत्थर की लकीर रही है। मगर मगर तू ये फ़ोटो देख। तपन यानी टीपू ने अपने फ़ोन की स्क्रीन आरती की तरफ घुमा दी। संगीता भाभी के बाद मैं रजनीश की जो मुस्कान ढूंढ रहा था ना, वो खोज इस फ़ोटो में जाकर पूरी हुई है। कनखियों से नन्ही को देखते हुए रजनीश ठीक वैसे ही मुस्कुरा रहा था जैसे वो संगीता को देखकर मुस्कुराया करता था। आरती भी उस फोटो को देखकर भावुक हो गई। सच में टीपू, रजनीश भाई और ये लड़की, क्या नाम ले रहे हो तुम? नन्ही, साथ में लग भी कितने प्यारे रहे हैं। भगवान इन दोनों को मिला दे तो रजनीश भाई का परिवार पूरा हो जाएगा और पाखी धीर को भी माँ का प्यार मिल जाएगा। आरती ने सच ही में ही हाथ जोड़कर प्रार्थना शुरू कर दी। सिर्फ पाकी धीर को ही माँ का प्यार क्यों, नन्ही की दोनों बच्चियों को भी तो पिता का साया मिल जाएगा। तपन ने आरती को टोकते हुए कहा। क्या नन्ही शादीशुदा है और 2 बच्चों की माँ भी? फिर तो सुधा आंटी के लास्ट में इनकार करने का कारण जरूर यही रहा होगा। आरती को अब मामला समझ आने लगा। क्यों भाई, रजनीश के बच्चे हैं तो कोई नहीं, नन्ही के बच्चे हैं तो गलत। ये कहाँ की बात हुई भला। पति पत्नी एक नाव के 2 माझी होते हैं और दोनों के सामंजस्य से चलती है एक परिवार की रूपी नाव की पतवार। मगर कभी कभी एक माझी के बिछुड़ जाने पर नाव जब डगमगाने लगे तो दोनों परिवारों को एक ही नाव में बैठकर साथ चलना समझदारी तो है। इसमें गलत क्या है? तपन आरती की बात से सहमत नहीं थे। बात यहाँ तुम्हारे या मेरे विचारों की नहीं है टीपू, बात यहाँ सुधा आंटी की सोच की है। उन्हें लगता है कि अपने बच्चों के आगे कोई भी माँ पराये बच्चों पर ममता नहीं लुटा सकती है। आरती ने खुलासा किया। तपन और आरती थोड़ी देर और इसी बारे में बातें करते रहे और फिर तपन अगले दिन की तैयारी में लग गया। फ्रेंड्स, अगर इस कहानी से रिलेटेड आपके कोई भी सुझाव हों तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी कैसी लग रही है वो भी ज़रूर बताएं। पसंद आ रही हो कहानी तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाले न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।